हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें मैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो हमने 2012 से शुरुआत किया है, जैसे कि आप और भी सब्जेक्ट जब देखते होंगे तो जान रहे होंगे कि 2012 से हमने स्टार्ट किया और अभी वर्तमान तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो उसके प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं 2012 के प्रश्न जो है ज्योग्राफी का, सिर्फ ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये दो पार्ट जो है इसके अंदर सम्मिलित होगा। तो पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। मरुस्थल क्या है आपको मालूम होगा, है ना। डिजर्ट क्या होता है, तो उसमें जो है संसार का ऐसा मरुस्थल पूछ रहा है जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी आयोग ऐसा पूछता है जो आपको फेमस हो, जैसे कि सहारा, गोबी, थार, कलहारी। तो इसमें जो है देखिए, एक तो सहारा है, आप जानते हैं सहारा कहाँ पे है, गोबी कहाँ है, थार कहाँ है। इंडिया देखिए, थार जो है ये भारत का, हमारा हमारा जो भारत देश है उसके अंदर राजस्थान के क्षेत्रों में जो थार है, डिजर्ट है, ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब इसको ऐसे याद रखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? चाइना का है, फिर भारत का है, फिर आने वाले 2024 तक, 23 तक जो है, करेंट पढ़ा ही होगा कि भारत का जनसंख्या जो है विश्व में नंबर 1 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब देखिए, थार जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। ये बाकी उसके अलावा और भी चीज़ें, करेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ का जो है एक विशेषता है कि 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। बाकी अन्य मरुस्थलों में 7 तक ही सीमित था। बाकी जो मरुस्थल दिए वो सहारा का हो गया। बाकी इसमें देखिए, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर। देखिए, एक होता है पोलर, एक नॉन पोलर। अब जो पोलर पोलर का मतलब कोई ऊपर के नॉर्थ के सबसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, तो उसके अलावा जैसे कि डेनमार्क वगैरह, चाहे ध्रुव पे और कि एकदम ध्रुव पे चले जाइए, तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो भी एक डिजर्ट ही है ना, वहाँ कुछ होता ही नहीं, तो डिजर्ट है। तो उसके अलावा ये नॉन पोलर, अगर विश्व का सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि मरुस्थल कौन सा है, तो वो अलग हो जाएगा, बातें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉन पोलर का है, मतलब पोलर का नहीं है। तो नो, ये ध्यान रखेंगे, नॉन पोलर जो होता है। सहारा मरुस्थल जो क्या है, जो विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा नहीं है, ये नॉन पोलर डिजर्ट जो है वो विश्व का सबसे नॉन पोलर डिजर्ट, विश्व का नॉन पोलर डिजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर डिजर्ट कौन सा है? अगर ये कहेंगे तो सहारा डिजर्ट है, नहीं तो डेनमार्क की तरफ जो है पोलिये से वो होता है, होगा, है ना। बाकी और इसमें गोबी, देखिए एक गोबी मरुस्थल है। ये तो आपका सैंडविच मरुस्थल है, जैसे कि सैंडविच कहने का मतलब है कि एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ मंगोलिया, इसके बीच में जो है ये मरुस्थल होता है ना। और इसके अलावा कौन सा बच रहा है? बाकी सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? आपको देखिए, एक तरफ झील दिया हुआ है और इसकी लोकेशन जो है बताना है, कौन सा कहाँ पे। देखिए, एक लोनार झील है, नक्की है, कोलेरू है, पुलकित है, और यहाँ पे ये राज्य दिए हुए थे। देखिए 2012 के टाइम पे ना, ये जितने भी झील अभी पूछा गया एग्जाम में, ये उस समय करंट में होगा। तो मान लीजिए इतने सारे झील हैं, तो शायद इसके अलावा और बहुत सारी, जैसे रामसर साइट्स है, वेटलैंड्स जो हमारे यहाँ भारत के अंदर है, टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे डेटा होते हैं याद करने के लिए। तो अब उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इस जो भी फैक्ट वाले जो प्रश्न आते हैं उन पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जो करंट में रह रहा हो उस समय, ये करंट में होगा, किसी न किसी वजह से समाचार में रह रहा होगा, तो इसलिए ये इससे प्रश्न पूछ लिया गया है ना। तो आप जो है इसको आप एक-एक करके पढ़ लेंगे कौन सा कहाँ पे है ना। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, नक्की झील जो है राजस्थान में है ना, और कोलोरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकर झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शेयर है, आधा इधर और आधा इधर है, दोनों के बीच में, है ना। तो ये तो हमारे प्रश्न हो गया। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसका कौन सा सही सम्मिलित है ना, ये महाराष्ट्र में है, तो ये तो गलत है, महाराष्ट्र। आगे आपको पीछे बता दिया गया, नक्की, कोलेरू, पुलिकित।
इसमें आपका आंध्र प्रदेश जो कोलेरू झील है ना, ये जो है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये चलिए झील के बारे में देख लिए कौन सा झील कहाँ पे है ना। पहले ये देख लीजिए कि ये झील होता क्या है, लेक क्या होता है। तो एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय द लैंड, मतलब ज़मीन से चारों तरफ से मान लीजिए ये लैंड है ना, ये लैंड है, अलग अलग देश है या राज्य है, लैंड है, और ये बीच में जो है लेक है। कई तरह के लेक आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये यही कह रहा है कि ऐसा वाटर का लार्ज एरिया ऑफ द वाटर, एक वाटर का सबसे बड़ा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, तो वही होता है लेक। इट इज़ कॉल्ड लेक। नहीं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। देखिए दो तरह का फसल हमारे देश में, हम लोग तीन तरह के फसल सीजन है हमारे यहाँ। आवाज़ कम जा रहा है क्या? टाइम लीजिए, टाइम एडिट करवा देंगे ना। तो तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है ये देखना है हमें, है ना। तो हमारे यहाँ देखिए भारत में जो मानसून पे कृषि एग्रीकल्चर जो है मानसून पे डिपेंड करता है ना। तो मानसून शुरू होता है जून में, तो यहाँ से शुरुआत होती है भारत में एग्रीकल्चर, मतलब एक तरह से याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए जून में जो है एग्रीकल्चर शुरू होता है, तो जून से देख लीजिए, जून जुलाई में, जून जुलाई के बीच में ना, जून जुलाई से लेके मान लीजिए इस समय जो है रुपाई हो गई खेतों में, और जून जुलाई से लेके जुलाई अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर, इस बीच में जो भी रुपाई होती है, और अक्टूबर नवंबर में जो कटाई हो जाती है ना, हार्वेस्टिंग कर लेती है क्रॉप में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रुपाई हो गई, क्रॉपिंग, यहाँ पे फसल लगा दिया गया, यहाँ पे कटाई हो गई। तो इस पूरे सीजन को ना कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खरीफ फसल, है ना। ये खरीफ फसल है, मतलब खरीफ सीजन है। खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, इस बीच में जो भी क्रॉप्स जैसे कि धान हो गया, है ना, मक्का हो गया, इन सारी चीज़ों का चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखिए अक्टूबर नवंबर में मान लीजिए फिर अगला क्वार्टर शुरू होता है। तो अक्टूबर नवंबर से लेके अक्टूबर नवंबर मान लीजिए बुआई होती है ना, प्लांट्स लगाते हैं खेतों में, क्रॉप्स की बुआई हो गई, और उस पर कटाई कब होती है, तो नवंबर से फिर 4-5 महीने और ऐड कर लीजिए, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में इस ये वाला जो सीजन है, इसमें जो ये जो क्रॉप्स रोपे जाते हैं इनको कहा जाता है रबी। रबी सीजन के रबी क्रॉप्स, रबी फसल होते हैं रबी, है ना। इसके अलावा जो बच रहा है 2-3 महीने का जो टाइम बचे उसको जायद कहा जाता है ना। तो इस हिसाब से देखिए कि ये आपको अब यहाँ पे आपको सारा दिया दिया पता समझाया गया है, कंटेंट है आपके सामने कि खरीफ की फसलों में कौन कौन से आते हैं। देखिए धान है, ज्वार है, बाजरा है, बाकी चीज़ मैं समझा दिया हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, आगे आप खुद पढ़ेंगे। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। और रबी की फसलों में जो है ये इसमें आती हैं, ये देखो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि ये आते हैं। बाकी ज़्यादा की फसलों में फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, आलू वगैरह भी उसमें आता है। आलू नहीं, आलू का आता है, खरीफ फसल में आता है। अच्छा, इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा खरीफ फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है। देखिए कपास जो है, मूंगफली देखिए, मक्का, सरसों, यहाँ पे है कपास। आप जाके यहाँ पे देखिए, है ना, कपास इसमें होगा, आपका खरीफ फसल है, तो कपास खरीफ फसल हो गया, मूंगफली भी खरीफ फसल है ना, मक्का भी जो है खरीफ फसल है। तो इस हिसाब से ये भी खरीफ फसल, ये भी खरीफ फसल, ये खरीफ फसल, ये जो है ये सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, मतलब ये क्या, ये रबी फसल है। तो यही हो गया आंसर। अब ऐसे भी याद रखिए, देखिए सरसों जो है अभी ठंडा के दिनों में जब आप देख रहे होंगे, दिसंबर के बाद, ये अक्टूबर के बाद नवंबर में जो है रुपाई हो जाती है खेतों में सरसों का। पूरे गाँव में अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरा खेत पीले पीले फूलों से, पूरा खेत पीला पीला दिखता है, क्योंकि वो वहाँ पे सरसों के जो फूल पीले होते हैं, है ना। तो ये उस समय इसकी वही होती है। तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? देखिए, तंबाकू का जो है कृषि होती है, देखिए तंबाकू की जो कृषि है इसके अंतर्गत किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र दिया हुआ है, मतलब क्षेत्र है जहाँ पे होता है ये, इसके अंदर जो है आपको देखिए, ये तो फैक्ट वाली बात है, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, आप इसको याद कर लें। और देखिए मैंने इसमें सीधे ठीक है, नंबर 1 पे आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, फिर तीसरे पे कर्नाटक और फिर होता है उत्तर प्रदेश। भारत में जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो भारत में जितना तंबाकू होता है ना? जितना कृषि होता है उसमें 50% से ज़्यादा का योगदान करते हैं, है ना? तो इसमें कौन-कौन से राज्य होंगे? आंध्र प्रदेश और गुजरात। कितना का ये कंट्रीब्यूट करते हैं? 50% तक का या इससे अधिक का, ग्रेटर देन 50% से ज़्यादा का योगदान इनका है। और इसके अलावा चलिए ये तो प्रश्न हमारा हो गया। कौन से कौन है? देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा ही कम है जो गुजरात का। और इसके अलावा विश्व में जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा देश तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो पहले याद रखिएगा चाइना, है ना? और दूसरा भारत और तीसरा ब्राज़ील। तो कई बार इंडिया और ब्राज़ील ये 2 में जो है कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। कभी ये आगे होता है तो कभी ये ना, तो चाइना नंबर 1 पे रहता है हमेशा और दूसरा है इंडिया, भारत ना। नेक्स्ट है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? देखिए उसमें भी ये जो नदी है, अभी एक प्रश्न हमेशा नदी नालों से आता ही आता है, तो करेंट में होगा उस समय तो इससे पूछा गया, बाकी इसके अलावा ये नहीं कि यही आएगा। कुछ प्रश्नों का आपको देखिए, कुछ जो प्रश्न हमेशा सदाबहार प्रश्न होते हैं, जैसे सदाबहार 1 होता है ना, उसी तरह सदाबहार प्रश्न भी होते हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे, लेकिन वो कुछ ही प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वेलकैनो हो गया, या कन्वेंशन वगैरह कोई हो गया ज्योग्राफी से संबंधित, या कोई बेसिक टर्म हो गया जो यूज किया जा रहा है ना, वेव्स वगैरह आगे हो गई अर्थक्वेक से रिलेटेड, या कोई स्ट्रक्चर हो गया भू आकृति विज्ञान से संबंधित, तो इन सारी चीज़ों प्रश्नों से हो सकता है पूछा जाए। लेकिन कुछ फैक्ट के प्रश्न होते हैं, जैसे कि कोई रिवर जो उस समय करंट में रहा हो, या कोई वेटलैंड उस समय करंट में रहा हो, या कुछ वेटलैंड जोड़े गए हों, घटाए गए हैं, जैसे कि नेक्स्ट 2013 में अब पढ़ेंगे रामसर साइट्स वगैरह देखेंगे, वेटलैंड्स वगैरह, तो उस समय वो करंट में रहा। तो अभी देखिए रामसर साइट जो है बढ़ गए हैं, 75 रामसर साइट्स हो गए हैं भारत के अंदर, है ना? लगभग 22 या 25 अभी बढ़ा दिए गए हैं, 27। तो इसलिए अब ये महत्वपूर्ण हो गया, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है और आपको पढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से जो चीज़ करंट में रहा उसको ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें ये नदियाँ जो है करंट में रही होगी तो ध्यान देना है, बाकी कुछ बेसिक्स जो नदियाँ हैं वो तो ध्यान में रखना ही है आपको। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, ठीक है? और ये विंध्याचल और सतपुड़ा इस श्रेणियों के मध्य कौन-कौन सा है? एक तरफ विंध्याचल होता है और एक तरफ सतपुड़ा श्रेणी है, इसके मध्य से ये बहती है, ठीक है? और ये एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। अब एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो नदियाँ डेल्टा को नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाती है। अब डेल्टा कौन बनाती है नदियाँ, है ना? देखिए ऐसी नदियाँ जो होती हैं ना, देखिए जो नदियाँ ये देखिए, ये तो प्रश्न तो हो गया आपका, आंसर तो नर्मदा है ना? बाकी सबके बारे में जो नदी मान लीजिए ऐसे हाई लैटीट्यूड से बहती हुई नीचे और धीरे-धीरे जाके ये जैसे कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाए, जाके समुद्र में गिर जाए, तो यहाँ पे ये डेल्टा वगैरह बनाती है, तो एस्चुरी नहीं बनाती है। डेल्टा बना ली, एस्चुरी नहीं बनती है। लेकिन जो नदियाँ सीधे हाइट से गिरती हुई, आती हुई या सीधे नदियों में गिर जाए, तो ये एस्चुरी बनाती है यहाँ पे। बेसिक टर्म था तो समझना चाहिए आप लोग को। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि शरावती नदी के बारे में दे दिया गया है कि शरावती नदी जो कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटका जो है कर्नाटका स्टेट है, यहाँ से ये निकलती है शरावती नदी। और महानदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है ये, माही नदी, है ना? और इसका मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसमें साबरमती के बारे में दिया है। साबरमती नदी कौन सी है? भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान कहाँ, ये महत्वपूर्ण होता है। और कहाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं कि पूर्व की तरफ बहती है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। और ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर गिराती है या मिल जाती है, या अरबियन सी में, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होता है इसमें। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ना? नहीं है, इसमें हमेशा ध्यान दीजिए
कई बार ये नहीं ध्यान नहीं आता प्रश्न में, हम गलत कर बैठते हैं। तो ये यहाँ पे बांध दिए हुए हैं और इधर नदियाँ दी हुई है, तो कौन सा बांध किस किस नदी पे है ये आपको देखना है कि कौन सा गलत है ना? तो इसके अलावा ये भी कर देखिए उस समय करंट में होगा। तो जो चीज़ें इसमें इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा आपको नहीं देखना है कि यही प्रश्न आएगा, जैसे कि नांगल बांध है तो ये इस बार ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कई शिलान्यास किए हुए अभी 1-2 साल के अंदर में बहुत सारे ब्रिज के बहुत सारे रोड्स वगैरह के जो नए-नए बन रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वहाँ से वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये सब उस समय करंट पे होगा तो उस समय अ, होगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए आप जान लीजिए। देखिए नांगल बांध जो है सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे है और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा पे है और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे, ठीक है? तो बस इतने एक थोड़ा-सा एक आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी इतने खास कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि ये करंट में नहीं है, कई सालों से करंट में नहीं रहा है। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? देखिए वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है भारत सरकार द्वारा, है ना? तो आपको पहले ही मालूम होगा कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? कौन-सा है? तो मध्य प्रदेश है ना? तो मध्य प्रदेश में तो है ही, साथ-साथ मध्य प्रदेश में सागौन के भी जो वृक्ष हैं, वो ज़्यादा अधिक मात्रा में है। तो आपको ये तो याद करना बहुत आसानी है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, वहीं पे सागौन के वृक्ष भी ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसमें चीज़ें और दी हुई हैं, देखिए आप देख लीजिए। वनों का देश की अर्थव्यवस्था है, तो जानते हैं वनों के देश में अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वन, और बाकी देश के अंदर ही क्या विश्व के अंदर भी बायोडायवर्सिटी के लिए वन का काफ़ी एक अच्छा रोल होता है, और एक फूड चेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है वनों का। तो देखिए संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश है। विश्व में जितना सागौन क्षेत्र है उसमें 50% का कंट्रीब्यूशन देता है मध्य प्रदेश के वन। नेक्स्ट देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल, देखिए जैविक मरुस्थल कौन सा होता है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। जैविक मरुस्थल उनको कहा जाता है कि वैसे जब कोई नदियाँ वगैरह में सबसे ज़्यादा देखिए एक जो नदी होता है वो खुद भी एक तरह का, कई तरह का बायोडायवर्सिटी उसके अंदर होता है। कई तरह के जीव जंतु, भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं उसमें नदियों में, है ना? नदियों के किनारे में। तो फैक्ट्रियों के कारण या कूड़े गंदगी, घरों से निकले हुए कूड़े जो हैं उनके कारण, या कई अन्य प्रकारों से जीव जंतुओं द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण जब नदियों का पानी प्रदूषित हो जाती है तो वहाँ के जीव जंतु समाप्त होने लगे हो जाते हैं, है ना? तो वो उसको डिजर्ट हो जाता है, वो इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि दामोदर जो नदी है ना? यही है, इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। के बारे में कुछ दिए चीज़ें आप देख लीजिए। यह भारतीय राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यहाँ का है, यहाँ बहती है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में लगभग इतना मीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे नर्मदा नदी दम। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे कई बार आता है कि बिहार की शोक किसे कहा जाता है, या पश्चिम बंगाल की शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि दामोदर जो नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ द बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं यमुना वगैरह के बारे में। यमुना तो आप जानते होंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना है ना? तो ये तो जानकारी होगा। पेरियार जो है ये केरल की नदी है। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार, ये तो ध्यान होगा। अभी पेरियार नदी जो है लगभग 3 साल पहले करंट में रही है, तो महत्वपूर्ण है, तो पेरियार के बारे में देख लीजिएगा। महानदी, महानदी भी इंपॉर्टेंट नदी है, ये उड़ीसा की नदी है, आप जानते होंगे महानदी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? अभी देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी रसिया और यूक्रेन का जो अभी चीज़ें करंट में चल रहा है, तो गैस वगैरह काफ़ी न्यूज में रही है ना? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से ज़्यादा, मतलब कहाँ से किया जाता है, उत्पादन कहाँ से किया जाता है ना? प्राकृतिक गैस होता क्या है ना? तो ये प्राकृतिक गैस आपको ऊपर जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक गैस कैसे बनता है। कई हज़ारों अरबों वर्ष तक जो जीव जंतु का अवशेष या पेड़ पौधे का अवशेष अगर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, और वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो उसके कारण से होता क्या है कि वहाँ पे मतलब अरब वर्षों बाद सड़ने गलने के बाद वहाँ पे ये गैसेस वगैरह बनते हैं, प्राकृतिक गैस। तो इस हिसाब से तब समझिए गैस क्या होता है। तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? तो भारत के क्षेत्र दिए हुए हैं। कहाँ क्या दिए हुए हैं? आंध्र प्रदेश तट है, गुजरात तट से, बम्बई हाई हाई से है, और तमिलनाडु। तो इसमें आंसर है बम्बई हाई से, है ना? यहाँ पे सबसे ज़्यादा
बाकी देखिए मुंबई तट से दूर बॉम्बे हाई ओएनजीसी की सबसे बड़ी तेल और गैस होती है। ओएनजीसी कंपनी जो है ये अपने वहाँ पे ये उत्पादन करती है हमारे भारत में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए सूची एक तरफ ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। एक तरफ खनिज की है और एक तरफ खनन क्षेत्र है, मतलब कहाँ किस खनन क्षेत्र में कौन सा मिलता है। तो देखिए ये भी खनन क्षेत्र जो है उसमें करंट में होगा, तो आपसे पूछा गया है कि देखिए गुरु मिहिसानी जो है खनन क्षेत्र है, ये इसमें क्या मिलता है, तलचर से क्या है, जादूगढ़ में क्या है, जवर क्या है। तो आप इसमें देख लीजिए, गुरु महिसानी जो है लौहयस्क के लिए फेमस है, तलचर जो है कोयला के लिए, और जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए, जवर जो है सीसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह क्या है। देखिए पहले तो जानिए पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है। मान लीजिए हमारा देश है, ये कोई भी देश का तट है, यहाँ पे ये समुद्र है ना, सी है, ये सी है। तो जो भी ये अ, पानी वाला जो जहाज है, जो ट्रेड के लिए यूज किया जाता है या अन्य भी कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये आके एक किनारे पे लगते हैं, मतलब यहाँ पे आकर लग गए। तो ये एक तरह का बंदरगाह होता है। हर जगह तो जाकर लगेंगे नहीं, क्योंकि बंदरगाह उस तरह से बनाया जाता है कि वहाँ पे जहाज़ों को रोका जाए, रखा जाए, स्थिर किया जाए, या माल की ढुलाई उलाई के लिए जो जहाज़ होते हैं उनको वहाँ पर रोक के, बंदरगाह पर रोक कर, और वहाँ चीज़ों का ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है। तो लेकिन खुला एक तरफ, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि एक तरफ क्या होता है, लैंड होता है, एक तरफ वाटर होता है। लेकिन खुला सागरीय बंदरगाह जो होता है ना, ये वाटर में ही, समुद्र के अंदर ही, मान लीजिए समुद्र है, सी है, इसके अंदर ही कहीं न कहीं पे जो है ये पोर्ट बना दिया जाता है, बंदरगाह बनाया जाता है, कि ये मतलब कुछ एरिया में टेक्नोलॉजी के सहारा से ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता है जहाँ पे ये जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो ये जहाज़ हैं यहाँ पे आके लगते हैं, ना कि लैंड के किनारे, है ना। तो एक तरह का ये सागरीय बंदरगाह है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। देखिए ये सब भारत के जो है, आप जानते होंगे कि भारत का जो ये हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सभी फेमस पोर्ट हैं, ये बंदरगाह हैं। तो इसमें कौन-सा जो है ये खुला सागरीय बंदरगाह है ना? तो इसमें सबसे खुला सागरीय बंदरगाह जो है, ये है चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ देखिए ये बताया गया आपको कि समंदर जहाजी घाटों का किया गया है। जगलीय जलीय पूल तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, है ना? सागर में ही लंगर डाल दिया जाए, किनारे ना कि किनारे आके लंगर डाला जाए। ओके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एक तो कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चले जाइए सीधे केरला में, है ना। कौन सा है, तो अन्नाई मूडी जो है, ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, सिर्फ ना कि पूरे भारत की। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ पे है, तो ये है आपकी, इसका देखिए ऊंचाई है लगभग 8,598 मीटर, है ना। और ये सिक्किम और नेपाल के बीच की जो सीमा है, मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, पूर्वी हिमालय जो उसमें स्थित है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया के लिए सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन है। देखिए एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो मैंगनीज वगैरह से उत्पादन, जैसे कि कहीं पे ये पूछा था लौह अयस्क के लिए कौन सा राज्य सबसे फेमस है ना। एल्युमिनियम के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन चीज़ कुछ जो प्रश्न काफ़ी मतलब जो रहा हो, न्यूज़ में रहता हो, कुछ पॉइंट जैसे कि अभी ऑयल वगैरह काफ़ी न्यूज़ में है ना, क्योंकि यूक्रेन से वो जो है ऑयल वगैरह ज़्यादा उत्पादन होता था, जैसे कि है ना, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से अब ये मैंगनीज जो है उस समय करंट में रहा होगा, तो इसीलिए पूछा गया है। बाकी हम देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य है। देखिए उस समय 2012 में कोई भी अगर कंटेंट मतलब करेंट था, तो उसमें डेटा में कई बार चेंजिंग आ चुका है अभी तक। तो मैं इस समय आपको जो भी डेटा बताऊंगा आंसर, ऐसा ना हो कि उस वहाँ से मैच हो पुराने आंसर से। इसमें मैं जो भी नए अभी लेटेस्ट चल रहा है आंसर, है ना, तो उसको बताया जा रहा है सेशन में। तो उसको भी आप ध्यान देंगे कि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है। देखिए इसमें जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, चारों राज्य है। तो महाराष्ट्र जो है
मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है हमारा सॉन्ग है, इसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मध्य प्रदेश एक जगह सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका रिसोर्सेस हैं, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में जो है इसका भंडारण सबसे ज़्यादा है ना। लोहे के निर्माण के लिए मैंगनीज का आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता है ये दिया हुआ, लोहे के निर्माण के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होता है, और क्या ब्लीचिंग पाउडर में होता है, कीटनाशकों के लिए होता है, और पेंट के उत्पादन के लिए होता है मैंगनीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, मूंगफली की निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। अच्छा, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है मूंगफली। तो मूंगफली देखिए, गैम्बिया जो देश है, गैम्बिया, ये यहाँ की सबसे प्रमुख फसल है मूंगफली। इसके जीडीपी में लगभग 6% के आसपास जो है योगदान मूंगफली से होता है, और 6.9% लग। बाकी अब देख लेते हैं, यहाँ की सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का 30% का योगदान है। सकल घरेलू, बाकी ये यहाँ का घरेलू उत्पादन में 6% का, चलिए सही। ठीक है, कृषि में 30% का योगदान है गैम्बिया का। और हमारे यहाँ कितने % का योगदान है आप बताएं कमेंट करके। कृषि का क्या योगदान है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम देखिए, आरोही कह रहा है, आरोही सबसे पहले अब क्या लिखना है आपको, छोटा ऐसा, मतलब ऐसा देश जो लिखना है जिसका क्षेत्रफल कम हो, फिर उससे ज़्यादा हो, फिर उससे ज़्यादा हो, है ना, ये ध्यान देना आपको। तो आरोही क्रम में कौन सा है ये आपको बताना। तो इसके लिए पूरा आपको 10 तक का यहाँ पे सीरीज दे दिया गया है, आप यहाँ से याद कर ले। पहले सबसे बड़ा देखिए, विश्व में सबसे बड़ा देश होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, देश है रसिया है, फिर कनाडा है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, और फिर अल्जीरिया है। तो इसको आप याद रख लें। भारत किसमें आता है, भारत आता है 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शीतोष्ण उपोष्ण ये आपने देखा होगा। थोड़ा सा एक 10 सेकेंड का आपको थोड़ा बताता हूँ बेसिक। देखिए, ये हमारा है इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये टेम्परेट जोन है ना, इसको कहते हैं शीत उष्णकटिबंधीय, उस टेम्परेट जोन कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये भी और ये भी, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसमें ही जो भी जो वन होगा, जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट मतलब या घास के जो मैदान है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो है, यहाँ से ये तो होगा 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये भी वही है, आप जानते होंगे ये। और बाकी ये होता है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कह रहा है कि शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, मतलब कि वो इन क्षेत्रों का मैदान नहीं है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो पंपाज है, वेल्ड है ना, ये डाउन्स है, समाना है। समाना देख, पहले तो देख लीजिए, पंपाज तो कह रहे कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो देखिए, पंपाज जो है ये शीतोष्ण घास का ही मैदान है ना। वेल्ड जो हो गया, वेल्ड भी जो है शीतोष्ण घास का ही मैदान है। आपको यहाँ पूरा दे दिया गया है, आप देख लें कि उसका आंसर वैसे सवाना है। बाकी मैं यहाँ बता दूँ आपको पहले, सवाना जो है, सवाना जलवायु सूडान में सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है, और इसलिए इसे सूडान वाली जलवायु भी कहा जाता है। इसके मुख्य है सही विस्तार, यहाँ पे आप देखेंगे चल जाएगा। इसका आंसर आप देख लें यहाँ से। इसका जो है सवाना जो है, सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय, इसके बीच में आता है सवाना, यहाँ से देख लें। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तेल उत्पादन नहीं पूछ रहा है, तेल भंडार पूछ रहा है ना। यहाँ पे आप गलती ना कर दीजिएगा, तेल भंडार पूछा जा रहा है। तो तेल भंडार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो तेल भंडार में सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला, है ना। बाकी डेटा और भी आपको यहाँ मिलेगा। विश्व का तेल भंडार यहाँ पे है 2019 के हिसाब से डेटा में, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ किसको ज़्यादा है। वेनेजुएला में तेल भंडार ज़्यादा है, और बाकी और भी डेटा है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में
कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको कौन सही सुमेलित नहीं है ये बस मिलाना है। देखिए ये जनजातीय है, जनजाति का नाम दिया हुआ है और ये देश दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है, बाकी इसमें कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, है ना। तो उस समय ये जनजाति काफ़ी करंट में होंगे इसलिए पूछा गया है। बाकी यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, जो सच्चाई है वो तो है ही, क्योंकि आप गलत चीज़ों को याद ना करें, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी याद करने के लिए चीज़ें हैं। तो एक बार देख लें, मैं बताया था यहाँ पे आपको करंट दे दिया गया है। फुलानी जो है जनजाति पश्चिमी अफ्रीका की है, बंटू जो है पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका की हैं, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के हैं और नुमा सूडान के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अ, कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे, ये थोड़ा सा कौन सा देश युग्म कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे है। देखिए इसका अरब सागर जितना भी ये जो बड़े बड़े सी हैं है ना, सागर जो दिए हुए, उसको आप थोड़ा सा उसके किनारे के जो देश हैं है ना, उसको थोड़ा आपको ट्रिक के साथ याद कर ले, जैसे भी याद कर ले, याद कर लेना चाहिए आपको। तो अरब सागर जब बात की जाती है, आपको मैप भी दिखाया जाएगा अभी, जब अरब सागर की बात की जाती है तो इसमें दो देश आते हैं, एक तो आता है कजाकिस्तान और एक आता है उज्बेकिस्तान। तो क्यों से याद कर लीजिए, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, क्यों मैप देख लीजिए आप। देखिए एक तरफ कजाकिस्तान है और एक तरफ उज्बेकिस्तान और बीच में ही है अरल सी। ओके नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब हीरा का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो इसका डेटा आपका बदलते रहता है, बाकी इसका आंसर जो है यहाँ पे रूस है। यहाँ पे देख लीजिए रूस जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये 1000 कैरेट में डेटा दिया हुआ है, 1000 कैरेट में 42,615 1000 कैरेट ये उत्पादन करता है। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण खास नहीं है, आप बस इतना अग्रणी कौन सा देश है अभी वर्तमान में, बस इतना ध्यान रखें आप। तो रूस 1 पे आता है, बोत्सवाना जो है 2 पे आता है, ऑस्ट्रेलिया जो है 3 पे आता है ना। बस इतना आपको ध्यान देने की चीज़ है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटियाँ डेड वैली है ना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। डेड वैली क्या होता है, डेड वैली क्यों कहा जाता है बताऊंगा। रिफ देखिए इसमें क्या है, अलग अलग दिया हुआ अपनतीय घाटी का, अभिनतीय घाटी का, पूर्वतीय घाटी का, रिफ्ट घाटी का। देखिए आंसर इसका है रिफ्ट घाटी, लेकिन रिफ्ट घाटी क्या होता है बता दूं। रिफ्ट घाटी क्या होता है, आप पढ़े होंगे प्लेट टेक्टोनिक में, जो प्लेट्स है ना, ये मूव करते रहते हैं एक तरफ, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, ये दोनों प्लेट के बीच में जो है कई बार वो टक्कर होता है ना। कई बार ये प्लेट जो हैं दूर भी जाते हैं, टक्कर होता है, एक तरफ टक्कर भी होता है, दूर भी जाते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कोई 2 प्लेट है यहाँ पे, एक ये प्लेट है, इसी में सटा हुआ ये दूसरा प्लेट है, और ये हल्का एक दूसरे से दूर चले गए, तब ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ बीच में हल्का गैप आ गया है ना, तो गैप आ गया। अब प्लेट ये कैसा है, मान लीजिए कोई ये एक तरह का माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, माउंटेन के बीच में क्या है, रैप्चर, एक दूरी आ गई, मतलब रैप्चर आ गई है बीच में, जो ये घाटी बनी है यही रिफ्ट घाटी कहा जाता है ना, रिफ्ट वैली। तो वहाँ पे जो है कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है, इसका नाम दे दिया गया, मृतक घाटी क्यों दे दिया गया, तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ बनाई जाती है कि कुछ लोग गए थे वहाँ पे, उनके एक्चुअली यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना, टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा अधिक होता है, और एक तरह से डिजर्ट है, कुछ होता है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कई तरह की कहानियाँ कही जाती है, कोई ग्रुप गई थी वहाँ पे जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने इसका नाम रख दिया डेड वैली। तो ऐसा सिर्फ एक ग्रुप के मौत से डेड वैली नाम देना थोड़ा अजीब है, तो इसलिए इसको डेड वैली कहा जाता है। ये रिफ्ट घाटी का ही एक एग्जाम्पल है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को कहते हैं, कई तरह की रिफ्ट घाटियाँ है, इसीलिए आपको रिफ्ट घाटी बता दिया हूँ यहाँ पे कि रिफ्ट घाटी क्या होता है। ये है रिफ्ट घाटी, क्यों कहता है रिफ्ट घाटी। सिंपली समझ लीजिए कि 2 माउंटेन दिया हुआ है, जैसे ना 2 माउंटेन है और ये थोड़ा सा एक दूसरे दूर चले गए तो बीच में एक घाटी से बन जाती है ना, एक रप्चर बन गया बीच में, तो वो क्या होता है, वही है रिफ्ट घाटी कहा जाता है। तो 2012 में ज्योग्राफी और करेंट से जितने भी प्रश्न थे आपको डिस्कशन कर दिया गया है। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बाकी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप बता ही दिया हूँ। 2-4 प्रश्न अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, लेकिन बाकी अच्छे थे, तो आप उसको रिवीजन करें, पढ़ें। आते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट ईयर के प्रश्नों के साथ। थैंक यू।